देश के उपराष्ट्रपति जो पूरे देश में सम्मानित उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं और दबंग उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने सत्र के चलते पूरा दिन काम करने के बाद शाम को इस्तीफ़ा दिया और उसका कारण बताया गया कि उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने कल एक अप्रत्याशित सी राजनीति में घटना देखी। देश के उपराष्ट्रपति जो पूरे देश में सम्मानित उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं और दबंग उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने सत्र के चलते पूरा दिन काम करने के बाद शाम को इस्तीफ़ा दिया और उसका कारण बताया गया कि उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। जबकि थोड़ा दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं 27 में रिटायर होऊंगा, और एकदम अचानक इस्तीफ़ा देने से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं, उनके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं जिनके लिए उनको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया, या उन्होंने ये परिस्थिति देख ली कि मुझे इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना साहब। सक्सेना साहब, आपका स्वागत है। सक्सेना साहब, अभी आपने कल एक अजीब सी घटना देखी कि सत्र स्टार्ट हुआ, बाकायदा नॉर्मली 21 तारीख को काम चल रहा था, और 21 तारीख को ही रात को मैं जब सवेरे सोकर उठा तो मैंने इस्तीफ़े की स्थिति देखी और मैंने उस पर अध्ययन किया कि क्या हुआ होगा। मेरे चर्चा से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या कारण समझते हैं कि राजनीति में कोई व्यक्ति जो एक इतने संवैधानिक बड़े पद पर हो और वो समय पूर्व रिटायरमेंट ले? इसके संचालन में मेरे ख्याल से कम दिक्कत तो नहीं आ रही थी। रूटीन एक्सरसाइज हो रही थी, पार्टी लाइन पे सब काम कर रहे थे, और यानी कि विपक्षियों ने भी कोई ऐसी काम नहीं किया? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, बहुत डिसिप्लिन काम कर रहे थे, अपनी बात उठा रहे थे। सब मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, ज़्यादातर कुछ अपवाद कह सकते हैं। तो ये इस्तीफा तो वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है। सक्सेना साहब, अभी ये किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में थे जी थोड़े दिन पहले जी, और ये बेहोश हो गए थे वहाँ पर जी। फिर उसके बाद एम्स में भी दाखिल रहे, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी, जब बेहोश होने की स्थिति में और एम्स के बाद भी उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा था, लेकिन अचानक स्वास्थ्य का नाम लेकर जो सभी के गले नहीं उतर रहा है और जिस तरह से स्वीकार भी किया गया इस्तीफा, तो ऐसा नज़र आता है कि ये सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में कुछ इस तरह की बात हुई, कुछ ऐसी चीज़ें कारण बनी जिसमें असहज सी स्थिति सरकार की भी हुई, यानी कि पार्टी लाइन पर असहजता आई सरकार लाइन पर, और धनगर इस्तीफा देके चले गए या इस्तीफा देने को मजबूर हो गए? नहीं, इस्तीफा देके उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देके कई लोगों ने बड़े बड़े महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं, और आर वेंकटरमन से लेके आप क्या आपको लगता है कि मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, ये संवैधानिक पद था और इस पर रहने के बावजूद वो राजनीति से अलगाव नहीं कर पाए। वो एक्टिव, इनडायरेक्टली एक्टिव पॉलिटिशियन थे। तो क्या राजनीति के शिकार हुए, या राजनीति उन्होंने इस तरह की कि उनको स्वीकार्य, पार्टी को स्वीकार्य नहीं थी, देखिए आगे चले गए? जी, देखिए, एक कड़वा सच तो ये है कि अगला अब जो राष्ट्रपति पद, जो उनकी पदोन्नति हो रही थी, उसको लेके वो निराश थे। जो पार्टी में ऐसा नाराजगी तो कभी हमने नहीं, इनसाइड काफ़ी चीज़ें आज डेवलप हैं, और वो लॉबी जो पार्लियामेंट की लॉबी है उसमें ये तमाम चीज़ें हो गई थी, और उन्हें लग रहा था कि मुझे बैठना तो पड़ेगा ही। मुझे सक्सेना साहब ऐसा लगता है जी, मैंने जब अध्ययन किया आज पूरा दिन और इस पर जब मनन किया, तो उनकी कार्रवाई के पीछे चीज़ें देखी कि कौन सी चीज़ ऐसी नज़र आ रही है जिसमें या तो वो पार्टी लाइन से, क्योंकि सभापति भी अगर उपसभापति भी है, कहीं ना कहीं सरकार की पार्टी लाइन पर ही काम करते हुए नजर आते हैं संवैधानिक स्थिति में भी जी। और लेकिन मैंने 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से नोट की हैं जिस पे मुझे लगता है कि वही बातें धनगर के इस्तीफे का कारण बनी है। तो मैं आपको पहली बात बताता हूँ जी, कि एक बहुत ही असहज बात हमको सुनने को मिली। दोस्तों, जब मानसून सत्र का पहले से ही डिक्लेरेशन हो जाता है टाइम का, उस पीरियड में धनगर साहब ने राजस्थान का टूर बना रखा था आने वाले 2 दिन में। एक ऐसा व्यक्ति जो उपसभापति पद पर है, और वो व्यक्ति
राजस्थान का टूर स्थापित कर रहा है, यानी कि मानसून सत्र के चलते, और उस सत्र में सभापति को, उपसभापति को बहुत सी चीज़ें विपक्ष के हमले को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। ये एक बड़ी सूचना मेरे को मिली कि धनखड़ साहब आने वाले 2 दिन में राजस्थान का एक दौरा करने वाले थे, और उसमें ऐसा उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में वो कुछ घोषणा करने वाले थे। ये एक ऐसा तथ्य है, शायद लोगों का ध्यान नहीं गया है। नंबर दूसरा तथ्य सक्सेना साहब जी, 20 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जी अपने राज्य निवास में राज्यसभा के सारे सचिवालय को पार्टी दी, जी, और न केवल पार्टी दी बल्कि राज्यसभा टीवी के लोगों को भी आमंत्रित किया। हाँ। सरकारी खर्चे पर पत्नी का बर्थडे, धनखड़ साहब जैसे व्यक्ति, ऐसा नहीं मान सकता हूं कि मैं कि कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने गलती से हो गया होगा। ये शायद अपने आप में कुछ एक तरफ चुनौती देने वाला कार्य नज़र आ रहा है मुझे। तीसरा प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख कारण मुझे लगता है कि धनखड़ साहब मजबूर हुए इस्तीफ़ा देने के लिए कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई जिसमें सरकार को कुछ भनक ऐसी लगी कि धनखड़ साहब जो है पार्टी लाइन से आगे जा रहे हैं। मैं आपको उस चर्चा में बस सक्सेना साहब बताना चाहता हूँ कि अभी जस्टिस वर्मा के विरुद्ध जो महाअभियोग का प्रस्ताव रखा है, जिसमें करीब 63 लोग साइन कर चुके हैं जी, ये जब सभापति के कार्यालय में आया तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी रजिस्ट्रार से कहा कि पता करिए ये महाअभियोग लोकसभा में भी आ चुका है क्या, जबकि ये बात उनकी जानकारी में थी, क्योंकि जब पार्टी लाइन पर पार्टी मीटिंग होती है तो उसमें ये बातें डिस्कस होती हैं। लेकिन उन्होंने विशेषकर इस बात का पता लगवाया जो सरकार के कान खड़े करने की स्थिति में था, क्योंकि महाअभियोग का ये एक नियम है कि यदि जो पहले किसी सदन में आया है तो उस सदन में चर्चा होगी और उस सदन में ही 3 लोगों की जांच कमेटी बैठेगी। ऐसा सुना गया है कि धनखड़ साहब ये मानते थे कि राज्यसभा में 2 प्रस्ताव महाअभियोग के पेंडिंग हैं। एक प्रस्ताव था जस्टिस शेखर यादव का, जी, जिसने कभी मुस्लिम तुष्टीकरण पर जज साहब ने कुछ टिप्पणी की थी, जिस पर उत्तेजित होकर विपक्ष के लोगों ने 50 लोगों ने प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव भी धनखड़ साहब के समक्ष पेंडिंग था। अब इस तरह एक महाअभियोग जस्टिस वर्मा के खिलाफ आया तो सरकार, मैं समझता हूँ सरकार की ये सोच थी कि जस्टिस जो शेखर यादव हैं उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने यादव जी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था। उसके बाद भी ये प्रस्ताव पेंडिंग था, क्योंकि ये सर्वाधिकार उपसभापति का है प्रस्ताव को स्वीकार करना। तो ऐसा लगता है कि धनखड़ साहब ने ये प्रस्ताव और जस्टिस वर्मा के प्रस्ताव को दोनों को मिक्सअप करके स्वीकार करने की अपनी कोशिश दिखाई, जिसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन में कल 3 घटनाएं हुई। जी, पहली घटना ये हुई कि बिजनेस अफेयर की कमेटी की मीटिंग थी 11 बजे। वो मीटिंग में किरण रिजिजू और जेपी नड्डा और धनखड़ साहब मीटिंग में शामिल हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री और जेपी नड्डा अध्यक्ष और या अन्य स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट के मंत्री और धनखड़ साहब मीटिंग में शामिल हुए थे। और उस मीटिंग में कुछ क्या हुआ, ऐसा लगता है कि उस मीटिंग से ही समझ आया कि धनखड़ साहब उस प्रस्ताव के अंतर्गत तो जांच कमेटी में जो सदस्य बनाना चाहते हैं और साथ साथ वो चाहते हैं कि जस्टिस यादव के खिलाफ भी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। तो ये ऐसी स्थिति थी जबकि सरकार जो है सनातन के मामले में ये उठाने में कदम पीछे हट रही थी, लेकिन धनखड़ साहब ऐसा लगता था कि वो ये काम करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में कमेटी की मीटिंग पोस्टपोन की गई और 3:30 बजे फिर रखी गई। जी, सक्सेना साहब, ये मैं आपको ये तथ्य जानकारी दे रहा हूँ सदन की। हाँ। लेकिन इस दौरान जब लंच के बाद सदन आरंभ हुआ तो खड़गे साहब ने कुछ प्रश्न उठाए, जिसमें नियम के बारे में खड़गे साहब को समय दिया गया। जब खड़गे साहब नियमों की बात ना करके
तुरंत आगे चलकर बहुत सारी बातें कहने लगे, तो जेपी नड्डा साहब की झुंझलाहट नज़र आई कि उपराष्ट्रपति या उपसभापति इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा साहब ने जो बोला वो शायद लोगों ने इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया कि उनको ऐसा लगा कि वो धनखड़ साहब को ये संकेत दे रहे हैं कि उनकी बातों को रिकॉर्ड में ना लिया जाए, और इस तरह की बात जेपी नड्डा का भी झुंझलाहट नज़र आ रही थी। लेकिन धनखड़ साहब अपनी लाइन से हट चुके थे, उन्होंने उनकी बात को अनसुना किया। और जब उसके बाद जब 3:30 बजे की मीटिंग हुई तो आश्चर्यजनक बात थी कि उपसभापति के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे। जी, ये बहुत खटकने वाली बात है, और इस पर ही मैं समझता हूँ ये कारण बने जिसमें धनखड़ साहब को ये संकेत दिए गए कि आप पार्टी लाइन से हटकर आगे जा रहे हैं, और इन संकेतों के चलते ही धनखड़ साहब को ये मजबूर हो गया। आप सब दोस्तों ये जानते हैं कि इस समय की सरकार निश्चित रूप से ये कोशिश करती है कि जो सरकार की नीतियां हैं उस पर सारे लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं कम से कम उन बातों को ध्यान में रखकर सरकार को असहज न करें और इस कारण को इस बातों को ध्यान रखें। लेकिन मुझे लगता है कि धनखड़ साहब किसी और लाइन पर चल पड़े थे, और उन लाइन पर चढ़ने का कारण ही बना कि उनको इस्तीफ़ा डिक्लेयर करना पड़ा। अब सवाल बस ये अनुत्तरित रह जाता है कि उन्होंने खुद परिस्थितियां भाप के इस्तीफ़ा दिया या उनको इस्तीफ़े के लिए कहा गया कि आप अब इस चीज़ को, क्योंकि आप लाइन से बाहर जा सकते हैं, तो शायद सरकार को भी भनक लगी, जिसमें कि धनखड़ साहब जांच कमेटी और प्रस्तावों पर ऐसा लेना चाहते थे। ऐसा मेरा मानना है कि जो सदन में घटनाएं हुई हैं, तो मेरा अनुमान है कि ये कारण बने चीज़ों के, जिसपे अभी से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि जब धनखड़ साहब ने पार्टी दी थी घर पर, और ऐसे वरिष्ठ कानूनविद अपने सरकारी खर्चे पर एक अपनी वाइफ के बर्थडे पर पार्टी देंगे, तो शायद उन्हें लगता था कि कोई निश्चित रूप से कोई उंगली उठाएगा, उस पर आधार बन सकता था। लेकिन वो आधार उपराष्ट्रपति के पद को ध्यान में रखकर कोई किसी तरह का शायद कटाक्ष नहीं किया गया। लेकिन ये निश्चित रूप से संकेत देता है, मुझे एहसास होता है कि कहीं सरकार और धनखड़ साहब के बीच में समन्वय समाप्त हो चुका था, और धनखड़ साहब को ऐसा लगने लगा था कि अब समन्वय आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होगा, उस स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है, और इस्तीफ़ा ही एक कारण हो सकता है। सक्सेना साहब, आपको लगता है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा तो दे दिया और उसमें ना तो कहीं फेयरवेल की बात हुई, और आपकी सूचना के लिए बताऊं कि राष्ट्रपति ने भी तुरंत स्वीकार लिया जी, और प्रधानमंत्री ने भी ये ट्वीट कर दिया कि हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और उन्होंने बहुत संवैधानिक पदों पे सरकार का साथ दिया। यानी कि उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी कोई कोशिश नहीं की उनको मनाने की। तो ऐसा संकेत लगता है कि ये दोनों पक्षों की तरफ से समझौता हुआ कि ये इस्तीफा ही इसका सोल्यूशन है। ये शिष्टाचार वाला जो पत्राचार या संवाद हुआ है, जो देश के सामने आया है, ये शिष्टाचार वाले संवाद के पीछे बिहाइंड द कर्टेन अलग ही मंच है। तो मुझे लगता है, आने वाले मैंने जो आपको तथ्य रखे हैं, एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहता हूँ, वो पता नहीं मर्यादा के अनुकूल है या नहीं। इनका टेलीविज़न वालों से बहुत झगड़ा चल रहा था। एक जो धनखड़ साहब हैं या कोई भी हो उपराष्ट्रपति, वो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है सचिवालय वाला, उसका मालिक होता है अपना लोकसभा, वो सभी होते हैं जैसे तो उसका एक्सपेंडिचर भी बहुत बड़ा होता है, और सब मैनेज करते हैं, तमाम कैंटीन वैंटीन जो भी सिस्टम है वो अवस्थापना का करते हैं। तो ये टेलीविज़न वालों से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और इसके बाद वो लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं। अच्छा, हाँ। किस तरह के कोर्ट में गए? क्या किस प्लीज से गए? उनका सैलरी नहीं बन रही थी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहे थे, और 100 से ज़्यादा उन्होंने अपने आदमी लगा दिए थे। 100 से ज़्यादा, हाँ, वो कोशिश कर रहे थे कि रिप्लेस करके जो उनके हैं लोग, जो वो किसी तरीके से ले। तो ये भी पार्टी लाइन से अलग तो ये था कि अगर आपने जो मेरे को इधर उधर मीडिया सोर्सेज से जानकारी मिली है, अगर आपने प्रस्ताव स्वीकार किया है जो जस्टिस के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ वाला मामला, तो आपके खिलाफ भी
नोटिस पे आगे की कार्रवाई हो जाएगी। ये तो यानी एक कि फैक्ट है। धनखड़ साहब का दोनों तरफ से दबाव आ गया। ये एक फैक्ट है। और ऐसे में आदमी जो भी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत परिपक्व आदमी हैं, और उनका बहुत विधि का बहुत बड़ा नहीं तो अनुभव है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। न्यायपालिका ने नहीं, इनको वो कई पार्लियामेंट सेक्रेटरीट का, अब आप देखें ना जो इंटरेक्शन के विंडोज, मैं इस बात को ट्विस्ट करके ऐसे कहना चाहूँगा सक्सेना साहब जी कि हर एक का अपना अधिकार है कि मान लो राज्यसभा से कुछ लोग हटाए गए होंगे, जैसा कि आपने सूचना दी कि लगभग 100 व्यक्तियों को रिप्लेस कर दिया गया है, और नहीं, रिप्लेस कर नहीं दिया गया, प्रोसेस हो गया था। प्रोसेस हो गया है, और वहाँ कोर्ट में लोग गए हैं। हाँ। तो कोर्ट पे तो संज्ञान में अभी लिया गया है ना, कोर्ट में किया गया है, तो कोर्ट कहीं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि कोर्ट जो है उनको ये इस बात को संकेत दे। उसमें ये जब आप मर्यादा का काम होते रहेंगे तो 6-8 महीने और निकल तोड़ोगे जाते तो हम भी तोड़ देंगे। देखिए, सवाल ये उठता है कि संसद सत्र शुरू होते ही मुझे जो तथ्य समझ में आते हैं कि सरकार और धनखड़ साहब में कहीं टकराव था, जिसमें धनखड़ साहब ने असहज स्थिति कर दी। तो असहज स्थिति में धनखड़ साहब को ये लगा कि अब मेरे ख्याल से ट्यूनिंग नहीं बैठ पाएगी, तो इससे बेहतर है कि आगे कुछ आगे बढ़े, और वो मानसून सत्र में झटका देना चाहते थे। एक और बात दोस्तों मुझे लग रहा है कि धनखड़ साहब के अगर ये बातें जो मेरे को तथ्य अभी मिले हैं जिनकी पुष्टि करना और बाकी है, यदि ये सच है तो सक्सेना साहब, क्या आपको लगता है कि धनखड़ साहब भी आने वाले सत्यपाल मलिक बनने जा रहे हैं? सत्यपाल मलिक भी बन सकते हैं और वीवी गिरी भी बन सकते हैं। वीवी गिरी कैसे बन जाएंगे? अंतरात्मा की आवाज पे चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति पद का, दोनों ही संभावना। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव कब ड्यू है? अब जल्दी होगा इनका। नहीं, अभी कहाँ होगा? जब भी होगा वो उसके कैंडिडेट हैं पक्का, वो उनसे उम्मीद की जा सकती है, और जरूर विपक्ष कहीं ना कहीं से उन्हें घेरने की कोशिश करेगा। यानी विपक्ष उनको अपने साथ लेने की कोशिश ये बात, और वो ऐसा ही शायद सरकार महसूस कर रही थी, क्या वो पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं, और हो सकता है कि सत्यपाल मलिक की सी स्थिति बन रही हो और जिसमें ये मजबूर हो गए सरकार कि इनका इस्तीफा ही होना ठीक रहेगा, और उन्होंने भी परिपक्वता का जो है परिचय दिया कि अब स्थिति ऐसी होगी नहीं, और मानसून सत्र में ये करना तो शायद सतपाल धनखड़ साहब ने एक झटका देने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि बम छोड़ने की कोशिश की है, जिसपे निश्चित रूप से असर तो आ ही रहा है, लेकिन उसको वक्त रहते सरकार की जो सदन प्रबंधन के लोग हैं उन्होंने शायद स्थिति को भांप लिया था, और असहज स्थिति यदि वो राजस्थान में दौरा करते समय कुछ डिक्लेरेशन करते तो शायद सरकार के लिए काफ़ी असहज हो सकता था। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति दोनों ने अपने अपने कदम पीछे खींचे, और जिसमें धनखड़ का, जगदीप धनखड़ जी का जो है इस्तीफा हुआ। दोस्तों, आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे और तथ्य सामने आएंगे, जिसमें धनखड़ साहब के द्वारा दिए गए आने वाले समय पर वक्तव्य बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे राजनीति में। ऐसा मानना है कि राजनीति में क्या नया 1 घंटे के अंदर घटित हो जाए, ऐसा आपको देखने को मिला जब एक सत्र आसानी से प्रारंभ हुआ, और उसके प्रारंभ के ही प्रथम दिन में, और जिस समय प्रधानमंत्री का जो एक दौरा 2 दिन का संक्षिप्त दौरा विदेश का, ब्रिटेन और किसी एक और देश का है, वो करीब महीनों पहले डिसाइड हो जाता है, लेकिन उपसभापति का राजस्थान का दौरा कुछ नई कहानी लिखने को कह रहा था। शायद मैं समझता हूँ कि वो भी कहीं कारण बना है धनखड़ साहब के इस्तीफे का, कि ऐसा महसूस सरकार करने लगी थी, या संसदीय दल या भाजपा ये महसूस करने लगी थी कि धनखड़ साहब शायद अब दूसरी धारा की ओर बढ़ रहे हैं, तो इससे बेहतर हो कि रास्ता अलग कर दिया जाए। ऐसा मेरा मानना है। आइए दोस्तों, फ्यूचर में देखते हैं कि क्या और जो है आज उपसभापति जो है जो इस समय प्रेजेंट्स में हैं हरिवंश राय, वो राष्ट्रपति से मिले हैं, क्योंकि संविधान के हिसाब से इस्तीफा जो है सभापति का इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा भी, और संविधान के अंतर्गत उसी दिन से लागू हो जाता है, और 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। राज्यसभा के सभापति का चयन 6 महीने के अंदर होना है, तो अधिसूचना भी निश्चित रूप से जल्दी जारी होगी, और देखना यह है कि क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव उत्तर प्रदेश से कहीं कोई कैंडिडेट आता हुआ
नज़र आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। फिर किसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।